अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने करने हैं MTS 642 के MCQs। ये ऑब्जेक्टिव रिलेटेड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके मिड टर्म के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के में जितने भी आपके MCQs बन सकते हैं, मैंने उन सब MCQs को हाईलाइट किया है। और मैं यकीन से ये बात कह सकती हूँ कि जितने भी आपके MCQs बनेंगे 642 के, इंशाल्लाह वो इन्हीं में से होंगे। तो आपने फुल वीडियो देखनी है, साथ साथ जो भी MCQs मैं आपको करवाऊँगी आपने अपने माइंड में उसको रिपीट करना है, उसको प्रिपेयर करना है। आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे, इंशाल्लाह आपके जो भी MCQs या ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका पेपर, वो ईजिली सोल्व हो जाएगा। एंड 642 के आपने लेक्चर्स लिए होंगे और आपको आइडिया भी होगा कि ये बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। इसके सब्जेक्टिव से ज़्यादा इजी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। सिंपल सी बातें होती हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 मिनट में इसका इजीली ऑब्जेक्टिव जो है वो सोल्व कर लेते हैं। कोई सोल्व करने वाला नहीं हो भी सोल्व करने वाला तो वो इतना ईजी होता है कि हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर उसको ईजिली सोल्व कर लेते हैं। बाकी सिंपल 9-10 वाले या FSC वाले सिंपल फिजिक्स जो है उसी के रिलेटेड आपके इसके MCQs आते हैं। जो इसका फाइनल है वो थोड़ा सा है टफ, बट इसका जो मिड टर्म है वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारा, जिसमें हमारे पास था फ्लूइड की डेफिनेशन। वो डेफिनेशंस भी अक्सर इसके जो MCQs हैं उसमें पूछी जाती हैं। तो आपने ये बताना है फ्लूइड, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो फ्लूइड किसे कहते हैं, जो फ्लो ईजिली फ्लो करे और जिसकी कोई एक फिक्स शेप ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड और गैस है, इसके एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी सॉलिड्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि सॉलिड्स में स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, बट इन फ्लूइड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। मतलब सॉलिड्स में स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि फ्लूइड्स में स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होता है। और स्ट्रेन रेट में एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस कहते हैं किसी फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है जी नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। ये अगर आपने जिसके भी लेक्चर्स लिए हैं, अगर मेरे लेक्चर्स नहीं भी लिए, आपने जिस चैनल से भी लेक्चर्स लिए हैं, तो आपको इनके पास एक कॉन्सेप्ट होगा। ये सिंपल वो आपके MCQs में ये चीज़ पूछ सकते हैं। जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है उसे हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद है जी प्रेशर किसे कहते हैं, जब हमारे पास फ्लूइड जो रेस्ट पे है वो मूव नहीं कर रहा, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसे हम लोग प्रेशर का नेम देते हैं। ये जो चीज़ें ये सिंपल आपको सिंपल वर्डिंग में ये आपके MCQs में पूछी जाती हैं। फ्लूइड अगर रेस्ट की हालत में, तो उस केस में शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि 0 शेयर स्ट्रेस क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एप्लीकेशन ये आपके सब्जेक्टिव के लिए, बट सब्जेक्टिव को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये जस्ट ये वीडियो जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस है। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में ये तो पूरी एक स्टेटमेंट है, सब्जेक्टिव में आ सकते हैं बट ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकते। बाउंड लेयर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। जो बाउंड लेयर होती है ना, एक ऐसी लेयर होती है जिसमें हमारे पास विस्कस इफेक्ट क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो ये चीज़ आपसे MCQs में देखे पूछ सकते हैं, तो आपने याद रखना है। बाउंड लेयर एक ऐसी फ्लो रीजन है जहाँ पर आपके पास जो विस्कस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लो सेपरेशन को आप स्किप कर दें। आपको पता है, आप जस्ट ऑब्जेक्टिव भी कर लें तो आप 50 to 60% पेपर आपका हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, देन आपने सब्जेक्टिव जो इसके लेक्चर्स हैं वो लेने हैं। जंप कंडीशन क्या है, जंप कंडीशन में होता है कि फ्लूइड एंड सॉलिड ये दोनों क्या होते हैं, सेम टेम्परेचर में कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। उनके दरमियान फ्लूइड और सॉलिड ये दोनों में क्या होता है, टेम्परेचर सेम होता है। कब, जंप कंडीशन में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। विस्कस इफेक्ट कहते हैं किसी विस्कस इफेक्ट कहते हैं ऐसा फ्लो। विस्कस फ्लो किसे कहते हैं, ऐसा फ्लो जिसमें हमारे पास फ्रिक्शनल इफेक्ट जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फ्लोज कहते हैं। ये अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आप सिर्फ लेक्चर्स लेने से ही जो भी इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी विस्किड फ्लो रीजन, ये होता है फ्लो ऐसे बाउंड्री लेयर वाला फ्लो जो होता है ना, उसके विस्किड फ्लो कहते हैं। एक्सटर्नल फ्लो होता है जो मतलब जो सराउंडिंग के बाहर वाला फ्लो होता है, उससे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फ्लो। जो बाउंड्री के अंदर एक शेप की बाउंड्री के अंदर जो फ्लो हो रहा होता है उससे हम लोग इंटरनल फ्लो कहते हैं। तो ये बस आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, अदरवाइज ये आपके ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा नहीं आ सकता। इनकम्प्रेसिबल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जहाँ पर हमारी डेंसिटी जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और जो गैसेज होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं। और जो लिक्विड होती हैं वो इनकम्प्रेसिबल होती है, ठीक है। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल कहते हैं किसे हैं, जहाँ पर हमारी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और कंप्रेसिबल जहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। मैच नंबर किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास ये रेशियो होती है स्पीड ऑफ फ्लो ओवर स्पीड ऑफ साउंड, ये V/C। ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं। इसमें वो आपको निकालने का भी बोल सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके 3 MCQs यहाँ से बन सकते हैं। सोने के केस में मार्च जो होता है MA वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सब सोने
के केस में लेस देन 1 होता है, सुपरसोनिक के केस में ग्रेटर देन 1 होता है और हाइपरसोनिक के केस में ग्रेटर देन 1 होता है। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर इस चीज़ को लाजमी याद रखना है, ठीक है। और मैच नंबर का ये फार्मूला लाजमी याद रखना है। अब वो फिर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास जो डेंसिटी है वो चेंज हो अबाउट 5%, अगर हमारे पास डेंसिटी जो है वो 5% चेंज हो रही हो तो उस केस में मैच नंबर क्या होगा, लेस देन 0.3 होगा। और गैसेस क्या होती हैं, इनकम्प्रेसिबल होती हैं इस केस में। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंप्रेसिबल। पर ऐसा केस जिसमें हमारे पास डेंसिटी 5% चेंज हो रही है और मैच नंबर हमारे पास ये लेस देन 0.3 हो, इस केस में गैसेस क्या बन जाती हैं, इनकम्प्रेसिबल बन जाती हैं। ये आपने याद रखना है। फिर लैमिनर फ्लो किसे कहते हैं, और जो हाईली ऑर्डर फ्लो होता है ना उसको हम लैमिनर फ्लो कहते हैं, और जो डिसऑर्डर फ्लो होता है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस है ना ये आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। लेमिनर में हाईली ऑर्डर फ्लो होता है, टर्बुलेंट में हाईली डिसऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपने याद रखना है, ये RE जब आपके पास ग्रेटर देन 4000 हो तब ये क्या होता है, ये आपने एक बार इसको लाजमी रीड करना है। ट्रांजिशनल फ्लो क्या होता है, जो लेमिनर और टर्बुलेंट इन दोनों के दरमियान में जो फ्लो होते हैं ना उस फ्लो को हम लोग ट्रांजिशनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। फिर रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, रिनॉल्ड नंबर होता है कि पैरामीटर ऑफ डिफरेंट फ्लो, मतलब फ्लो रीजन को पाइप में फ्लो जो हो रहा है वो किस रीजन में फ्लो हो रहा है और वो कितने मतलब उसका पैरामीटर क्या है, उन सबको हम लोग फाइंड करने के लिए ये रिनॉल्ड नंबर यूज़ करते हैं। ये सिंपल, वैसे आपके एमसीक्यूज में ये चीज़ नहीं पूछी जा सकती। फिर उसके बाद फोर्स फ्लो ये छोड़ सकते हैं आप, नेचुरल फ्लो ये छोड़ सकते हैं। इसमें ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, ये मेरी भतीजी ने किया हुआ है, आप इसको काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा। ये रिनॉल्ड नंबर ये इसका क्या फार्मूला होता है, ये होता है ρVL/μ। ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आपके एमसीक्यूज में देखें, इसी को वो नीचे ऊपर नीचे कर देंगे, घुमा देंगे। आपने सिंपल इसको याद रखना है कि जो रिनॉल्ड नंबर होता है ना इसका फार्मूला हमारे पास होता है RVL/μ। तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टेडी का क्या मतलब होता है, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज़, मतलब वेलोसिटी में, टेम्परेचर में, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी कहते हैं। और ये होता है dV/dt dρ/dt इज इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी वो 0 के इक्वल होता है। और इसके अपोजिट होता है अनस्टेडी। अनस्टेडी के केस में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये चेंज होती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। टॉपिक नंबर 12 में पीरियोडिक है। पीरियोडिक किसे कहते हैं, यहाँ पे एक एमसीक्यूज है। यहाँ पे पीरियोडिक में ऑसिलेशन होती है, मतलब कि आपके पास स्टेडी फ्लो, मतलब जो फ्लो होता है ना वो आपके पास कभी स्टेडी हो जाता है कभी अनस्टेडी हो जाता है, उन्हीं के दरमियान में घूम रहा होता है वो फ्लो, तो मतलब ऑसिलेशन होती रहती है इसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास ये वाला है, ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो द फ्लूइड प्रॉपर्टीज कैन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जो स्टेडी फ्लो होता है उसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती हैं, बट एनी फिक्स पॉइंट दे रिमेन अनचेंज, मतलब वो कॉन्स्टेंट हो जाती हैं। ये याद रखना है, ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो मतलब जब फ्लो हो रहा होता है तो जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती हैं, पर अगर हम एक फिक्स पॉइंट की बात करें वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मतलब कांस्टेंट हो जाती हैं। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 13। यहाँ से आपका एक एमसीक्यूज है, फ्लूइड फ्लो इज बेस्ट कैरेक्टराइज बाय इट्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्लो फ्लूइड होते हैं ना उसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। और कभी वो 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, बात याद रखनी है, एक्स वाई जेड। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, आर यू एंड जेड। ये ठीक आपने याद रखना है, एक्स वाई जेड एंड आर यू जेड। उसके बाद एमसीक्यूज है जी, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो इन सर्कुलर पाइप इन 1 डायमेंशनल। जो सर्कुलर पाइप में फ्लो होता है वो 1 डायमेंशनल फ्लो होता है, ये याद रखना है। पाइप में जो फ्लो हो रहा होता है वो भी 1 डायमेंशनल होता है, बट 2 डायमेंशनल का मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वो जो फ्लो होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वो जो फ्लो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, 1 डायमेंशनल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में 1 डायमेंशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2 डायमेंशनल। इसको भी आपने स्किप मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद सिस्टम है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है और रीजन इन स्पेस। एक रीजन में कितनी स्पेस है या एक मैटर की कितनी क्वांटिटी है वो हमें स्पेस बताता है। सराउंडिंग जो सिस्टम के अराउंड जो भी जगह होती है, आउटसाइड द सिस्टम जो जगह होती है उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। जो बाउंड्री पॉइंट होती है वो फिक्स भी हो सकती है, वो मूवेबल भी हो सकती है। अगर वो आपसे बाउंड्री सिस्टम की बाउंड्री के बारे में पूछे तो आपने बताना है वो फिक्स और मूवेबल दोनों होती हैं। उसके बाद क्लोज सिस्टम क्या होता है, सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैस। सो क्लोज सिस्टम में हमारे पास जो मैस की वैल्यू होती है, मैस की अमाउंट होती है और फिक्स होती है। उसके बाद है जी
आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड स्पेशल केस एनर्जी इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं जहाँ पर जो एनर्जी होती है वो बाउंड्री को क्रॉस ना करे। एनर्जी इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, मतलब एनर्जी को परमिशन ना हो कि वो बाउंड्री को क्रॉस करे, उससे हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, डायमेंशन में प्राइमरी डायमेंशन कौन सी होती हैं, सेकेंडरी कौन सी होती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेंथ, मैस, टेम्परेचर और ये टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, ये जो होती हैं प्राइमरी होती हैं। और जो हम प्राइमरी से बनाते हैं जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या होती हैं, सेकेंडरी होती हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। कोई भी वो आपको देख के पूछ सकते हैं कि जी बताएं ये प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में ये किसके इक्वल होता है, 1 माइल कितने फिट के इक्वल होता है। एक्यूरेसी एरर का फार्मूला क्या होता है, प्रेसिशन एरर इसका क्या फार्मूला होता है। ये यहाँ से आपके 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसको गौर से देख लें और इसको अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद इंटेंसिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, जो कि साइज़ पर डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। जो साइज़ पर डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। ये 2 चीज़ें आपने बस याद रखनी है। यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये 2 चीज़ यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गिलास की जो वाटर की डेंसिटी होती है वो गिलास के हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है जो ऑक्सीजन का डायामीटर होता है वो ये होता है, और जो ऑक्सीजन का मैस होता है वो ये होता है। ये 2 चीज़ें भी आपके एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। उसके बाद मीन फ्री पाथ, ऑक्सीजन के लिए जो मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मतलब ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर ये होता है। मतलब मीन फ्री पाथ जो लैम्डा होता है ऑक्सीजन के लिए वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो इतना होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी एट एवरी लो प्रेशर, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे जो एलिवेशन होती हैं वो हाई होती हैं, और इसका मतलब है कि जो मीन फ्री पाथ जो लैम्डा होता है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने याद रखना है अगर प्रेशर लो है तो आपके पास लैम्डा क्या होगा, हाई होगा। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आपके पास प्रेशर 0.1 है तो उसमें एलिवेशन 100 किलोमीटर की होगी, फ्री पाथ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ये याद रखना है। डेंसिटी किसे कहते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद जो डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है उसे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ये चीज़ अपने अपने माइंड में याद रखनी है। इसका जब हमने अपोजिट किया तो ये क्या हो गया, 1/ρ, ये क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या होती है m/b, और इसका ये वाला क्या होता है यूनिट होता है, ये भी आपने याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं या रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं। जब पानी की डेंसिटी होती है वो होती है 100 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ये याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, ρ/ρh2o, मतलब आपने ऊपर डेंसिटी लिखनी है जिसकी डेंसिटी निकालनी है, और नीचे पानी की डेंसिटी लिख के उनको डिवाइड कर देना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। यहाँ से आपके जो सीही वाले एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर वो होता है एट अ गिवन प्रेशर, जहाँ पर आपके पास टेम्परेचर जो है वो अपना फेस चेंज करे उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। जहाँ पर प्रेशर अपना फेस चेंज करें उस मतलब एक टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर पर जब प्रेशर अपना फेस चेंज करता है सैचुरेशन प्रेशर, गिवन प्रेशर पर टेम्परेचर अपना फेस चेंज करे तो मतलब पूरा सब्सटेंस चेंज फेस जो आपका सब्सटेंस है वो अपना फेस चेंज करे तो इसको हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। बहुत इजी है सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। गिवन प्रेशर और गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर के केस में यहाँ प्रेशर आएगा, प्रेशर के केस में यहाँ टेम्परेचर आएगा, और यहाँ पे द प्रेशर एट विच प्योर सब्सटेंस चेंज फेस, यहाँ पे अपना सब्सटेंस जो अपना फेस चेंज कर लेता है, और यहाँ पर भी वो जब सब्सटेंस अपना फेस चेंज कर लेता है। मतलब ये बहुत ईजी डेफिनेशन है, ये आप रट्टा भी इसको ईजिली लगा सकते हैं अगर आपको समझ ना आए। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, वो प्रेशर जो एग्जिस्टेड बाई वेपर, जो वेपर प्रेशर लगाते हैं उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर किससे कहते हैं, एज प्रेशर ऑफ गैस और वेपर, मतलब जो प्रेशर गैस का प्रेशर है और जो वेपर का प्रेशर है उनको अगर हम प्लस कर दें तो और बाकी सबको मिक्स कर दें तो पार्शियल प्रेशर बन जाता है। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, वेपर प्रेशर का, गैस के प्रेशर का, और बाकी जितने भी प्रेशर होते हैं उन सबके प्रेशर को अगर प्लस कर दिया जाए तो पार्शियल प्रेशर बनता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 24 में विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी किसे कहती हैं, ये क्या मेजर करती है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट को मेजर करती है। एक अगर फ्लो वो हो रहा है तो उसमें क्या रेजिस्टेंस, क्या रुकावट आ रही है उस फ्लो को इजीली होने में, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। और इसका ये वाला यूनिट होता है जो मुझे पढ़ना नहीं आता, मतलब पाई जो भी है इसको PI से हम डिनोट करते हैं, तो ये इसका यूनिट होता है, ये आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद ये 2 फोर्स जो होती है वो एरिया के डायरेक्ट रिलेशन में होती है, फोर्स या वॉल्यूम या स्पीड इसके डायरेक्ट रिलेशन में होती है, जो फोर्स होती है वो लेंथ के इन्वर्स रिलेशन में होती है, और ये S = VT होता है। ये यहाँ से आपके 3 से 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये
आपने याद रखना है। ड्रैग फोर्स वो फोर्स होती है जो जहाँ पर एक फ्लो जो है मूव कर रहा है तो वहाँ पर एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे। उसके बाद है जी फ्लूइड फॉर विच रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड न्यूटन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होती हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होती हैं, ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। जो ब्लड और लिक्विड होती हैं नॉन न्यूटोनियन होती हैं, और जो न्यूटोनियन होती हैं वो होती हैं जैसा कि गैसोलीन है, जैसा कि ऑयल है। ये आपकी एग्जांपल जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है ना, वाटर, एयर, गैसोलीन एंड ऑयल, ये न्यूटोनियन की है। नॉन न्यूटोनियन की यहाँ पे से ब्लड एंड लिक्विड दी हुई है, तो ये आपने याद रखना है। इसमें न्यूटोनियन में जो आपके पास रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है वो शेयर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन किसके रिलेशन में होता है, शेयर स्ट्रेस के लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। जबकि और ये नॉन न्यूटन के ये वाले एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी पॉइज विच इज़ इक्वल टू 0.1 पास्कल। पॉइज होता है जो कि 0.1 पास्कल के इक्वल होता है। सेंटी पॉइज होते हैं 100 पॉइज के इक्वल, और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है 1.002 सेंटीपॉइज। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में विस्कासिटी जो है वो स्ट्रेस रेट पे डिपेंड नहीं करती। नॉन न्यूटोनियन के केस में विस्कासिटी स्ट्रेस रेट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ये दो एमसीक्यूज, ये वाले दो एमसीक्यूज, और यहाँ से ये एमसीक्यूज आपका बन सकता है। ये जो है इसको एक बार लाजमी रेट कीजिएगा, विस्कोसिटी, और यहाँ से ये वाले एमसीक्यूज, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी रेट करना है। विस्कोसिटी होती किस वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से विस्कोसिटी होती है। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। काइनेमेटिक वेलोसिटी का, विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू म्यू बाई रो, ये होता है। और इसका मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है। स्ट्रोक किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये होता है 0.0001 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ये 3-4 चीज़ें हैं ना, ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार आपने इसको अपने माइंड में दोहराना है, तब ये आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आप इजीली वो कर लेंगे। उसके बाद सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन वाई इस एंड इट्स यूज्ड डिस्प्ले, ये इसको इससे शो करते हैं न्यूटन पर यूनिट मीटर या IBF ओवर फिट, ये 2 चीज़ें होती हैं। सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल प्रति मीटर पर क्यूब, न्यूटन मीटर ओवर मीटर स्क्वायर। ये बहुत ईजी है और नोट डाउन कर लें अपने पास। ये जो चीज़ें ये याद करने वाली हैं, बाकी तो कंसेप्ट है सारा, बट ये जो इनको आपने अपने माइंड में याद रखने के लिए इनको रट्टा लगाना पड़ेगा। इसको नोट कर लें, वीडियो के बाद एक बार फिर इनको याद कीजिएगा तो ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद है जी मेनिस्कस क्या होता है, कर्व्ड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। या डेफिनेशन इसकी एमसीक्यूज के और सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एंगल फाई है, ये इसके बारे में ये याद रखना है, जब आपके पास एंगल फाई ये लेस देन 90 होता है तो सरफेस वेट होती है, ग्रेटर देन 90 होता है तो नॉट वेट होती है। ये मतलब ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90 में जो डिफरेंस है नॉट वेट और वेट का, ये आपने याद रखना है। और जब आपके पास कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर विद ग्लास इज नियरली 0, मतलब इन एटमॉस्फेरिक एयर में जो होते हैं ना आपके पास ग्लास का कॉन्टैक्ट एंगल वाटर के साथ वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब इस केस में फाई जो आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मर्करी ग्लास में कॉन्टैक्ट एंगल 130 होता है, और हवा में या केरोसिन ग्लास में वो होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला, इसको लाजमी रीड कीजिएगा, यहाँ से आपके अच्छे भले एमसीक्यूज बन सकते हैं। नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया, प्रेशर किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को, ये इसका यूनिट होता है। 1 एटमॉस्फेरिक इसके इक्वल होता है या इसके भी इक्वल होता है। ये ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं बनते, फिर भी इसको एक बार लाजमी देख लीजिएगा। नॉर्मल कंपोनेंट को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट को शेयर स्ट्रेस कहते हैं, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। फिर जब ये होता है प्रेशर होता है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH, ये इसके इक्वल होता है, और जो P गेज होता है ये इसके इक्वल होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये F1/F2 इज इक्वल टू A1/A2, ये चीज़ याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनोमीटर क्या होता है, ये प्रेशर को मेजर करता है, उससे कहते हैं हम लोग, और इसका ये वाला फार्मूला होता है। और ये साइज़ ऑफ मैनोमीटर और मेजरेबल लेवल है भी, इसमें कुछ भी खास नहीं है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। और मैनोमीटर कहते कैसे हैं, जिसमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर वो होता है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। मैनोमीटर और बैरोमीटर में फ़र्क आ जाए, इसमें सिंपल प्रेशर मेजर होता है और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होता है, उसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ऑब्जेक्ट फील्स लाइटर एंड वेट लेस इन लिक्विड। जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड में होता है तो वो खुद को क्या करता है, वेट लेस में फील करता है और लाइटर फील करता है, मतलब वो खुद को हल्का हल्का फील करता है। ठीक है। बियॉन्ड फोर्स कौन सी होती है, जो किसी भी चीज़ को या किसी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए यूज़ होती है, उसको हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। ये वो आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। और ये जो वेट होता है बियॉन्ड फोर्स से हमेशा ज़्यादा होता है। द सॉलिड बॉडी वुड सिंक। अगर आपके पास वेट ज़्यादा होगा तो जो बॉडी है वो डूब जाएगी। अब हम किसी भारी चीज़ को जब पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाती है। जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जिसमें वेट कम होता है तो वो जब हम फेंकते हैं तो वो जो होता है वो मतलब उसके ऊपर तैरता है, वो डूबता नहीं है उसमें। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद है जी हमारे पास, इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है, बस ये याद रखना F इक्वल टू एम है, जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था। जो एक्सेलरेशन होता है dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसके इक्वल होता है। जो आपके पास एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv मतलब x y z t/dt। मतलब वेलोसिटी में कौन से 4 कंपोनेंट आते हैं, x y z t, ये आता है। एक्सेलरेशन होता है dv/dt के इक्वल, और v होता है d मतलब ये जो होता है ना एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। F इक्वल टू एम ए होता है। ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ये भी हमने पढ़ा था, ये देख लें, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है क्योंकि इतना लंबा आपका एमसीक्यूज में ये नहीं आ सकती स्टेटमेंट। उसके बाद ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एंड इज़ नॉन जीरो अनस्टेडी फ्लो के लिए ये जो होता है वो नॉन जीरो होता है, लोकल एक्सेलरेशन। ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये जो होता है इन्हें हम लोग एडेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ये जो दो डिफरेंस है ना, एडवेक्टिव एक्सेलरेशन में एंड लोकल एक्सेलरेशन में, ये लाजमी याद रखिएगा। एडवेक्टिव एक्सेलरेशन जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। एक और एमसीक्यूज यहाँ पे बन गया, इसको याद रखना है आपने। उसके बाद यहाँ पे ख़ास कुछ भी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स है ना वो हमारे सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इतने ज़्यादा खास नहीं है। जो नेक्स्ट आएंगे ना बहुत कम ऐसे हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। ठीक है। पाथ लाइन किसे कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो एक मूव कर रहा होता है एक फ्लो में, तो उसका जो पाथ होता है उसे हम पाथ लाइन कहते हैं। ठीक है। इट इज़ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल। एक इंडिविजुअल जो पार्टिकल जो मूव कर रहा होता है कि जिस वे पे, उसको हम लोग पाथ लाइन कहते हैं। बाकी इसमें ये होती हैं फोर। ट्रांसलेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, रोटेशन जब वो सर्कल में मूव कर रहा होता है। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेन जिसमें हमारे पास शेप चेंज हो जाती है। ये जो चीज़ें इनको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है। ट्रांसलेशन में कितना चेंज आया, वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ रोटेशन। लीनियर स्ट्रेन रेट कहते हैं रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन रेट किसे कहते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेन रेट निकालना होता है, रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ रोटेशन एंड रेट ऑफ ट्रांसलेशन। ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी ज़्यादा खास इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी पेज इसमें ये सब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, बट ये ऑब्जेक्टिव के यहाँ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ये जो होती है वो इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। ये इसको अपने माइंड में रखना है। वोर्टिसिटी क्या होता है, ये ट्वाइस एंगुलर वेलोसिटी के ट्वाइस के इक्वल होती है। वोर्टिसिटी क्या होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी का ट्वाइस होती है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 50। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव के लिए है। यहाँ पे आपको वो वी दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे, आपको बोला जाएगा एक्सेलरेशन निकाले, वी की वो कोई भी आपको वैल्यू दे देंगे। ठीक है। उसके जब आप डेरिवेटिव लेंगे उसका टी के अकॉर्डिंग तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल से एमसीक्यूज बन सकते हैं। वैसे ही आपके सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव का यहाँ से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ से आप देखें ना, ये सारे सब्जेक्टिव में आने वाले न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकते। मटेरियल डेरिवेटिव किसे कहते हैं, टोटल डेरिवेटिव को मटेरियल डेरिवेटिव कहते हैं। ये बात आपने बस याद रखनी है। उसके बाद ये भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है, तो सब्जेक्टिव के लिए लाजमी करना है इसको भी। ये मैंने इसके पर वीडियो बनाई हुई है, आपने वीडियो लाजमी देखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी रोटेशनल। इफ़ वोर्टिसिटी ऑफ पॉइंट एंड फ्लो फ्लूइड नॉन जीरो, रोटेशनल के केस में जो वोर्टिसिटी होती है वो नॉन जीरो होती है। इररोटेशनल के केस में वोर्टिसिटी हमारे पास जीरो होती है, नेग्लिजिबिलिटी जीरो मतलब जीरो के इक्वल होती है। ठीक है। याद रखना है, रिपीट कर रही हूँ। रोटेशनल के केस में वोर्टिसिटी नॉन जीरो और इररोटेशनल के केस में वोर्टिसिटी नॉन जीरो होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद है जी रोटेट क्लॉकवाइज। अगर हम उसको क्लॉकवाइज मतलब हो, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो वोल्टिसिटी -z होती है, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज हो तो +z। मतलब -z और प्लस डाउन वोल्टिसिटी -z, वोल्टिसिटी नेगेटिव, वोल्टिसिटी पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में वोल्टिसिटी नेगेटिव होती है और काउंटर क्लॉकवाइज में वो
पॉजिटिव होती है, उसकी डायरेक्शन वोल्टिसिटी से रोटेट और काउंटर क्लॉकवाइज में याद रखना है। वोल्टिसिटी नेगेटिव एंड वोल्टिसिटी पॉजिटिव। रिनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम किसे कहते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। इसका ये था फार्मूला टाइप, ये अक्सर आपको पेपर में लिखने के लिए दे देते हैं सब्जेक्टिव में, बट ऑब्जेक्टिव का यहाँ से भी कोई ताल्लुक नहीं है। स्टार्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे आपके उसके लिए सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये होता है कि जो टोटल मैस मतलब उससे कोलिजन से पहले और जो कोलिजन के बाद जो मैस है वो चेंज नहीं होगा, जो मैस होता है रिमेन कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम में जो मैस होता है वो कांस्टेंट होता है। क्लोज सिस्टम में जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी एंटर हुई, जो एनर्जी आउट हुई, उन दोनों का डिफरेंस ले तो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है और वह एनर्जी चेंज नहीं होती। एम इन एम आउट डी एम सी वी, ये सी वी मतलब क्लोज सिस्टम बाई डी टी। ई इन ई आउट डी सी ई सी वी क्लोज सिस्टम बाई डी टी है। मतलब ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मैस है कि मैस कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। ये टॉपिक नंबर 66 तक ये मैंने बनाए थे अपने लेक्चर्स। इससे जो आपके नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपका मिड टर्म का सिलेबस 66 से ज़्यादा है तो आपने फाइनल टर्म की प्ले लिस्ट में से नेक्स्ट टॉपिक देख लेने हैं, वहाँ फिर मैंने इसके नेक्स्ट टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। टॉपिक नंबर 67 से ऑनवर्ड जितना भी इसका सिलेबस है वो सारा फाइनल टर्म की प्ले लिस्ट में है, कहीं एडवांस जाकर देख लीजिएगा। अगर टॉपिक भी, हमारे दौर में इतने टॉपिक होते थे इसके मिड टर्म में, तो अगर आपके भी इतने हैं तो वेल एंड गुड। ये आपके एमसीक्यूज हैं, इनको लाजमी करना है। एक 2 से 3 बार वीडियो देखें, अगर आपको याद हो गई हैं तो हैंडआउट्स ओपन करके उनको एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट हो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। 50% पेपर आपका इंशाल्लाह यहाँ से ऑब्जेक्टिव करने से हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव के लिए लेक्चर्स लें, प्रैक्टिस करें, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।